आप, मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया और मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। और लगातार हम सुबह से ही इलेक्शन कवरेज आपको दिखा रहे हैं क्योंकि नतीजे एक एक कर सामने आ रहे हैं। और इसी बीच शुरुआत करेंगे, इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है आपको बताएं कि कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई है। कर्नाटक में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है और डीके शिव कुमार सीएम पद की रेस में सबसे बड़े कद्दावर नेता के तौर पर शामिल होते नजर आ रहे हैं। सिद्धारमैया की जिक्र करें तो सिद्धारमैया भी सीएम की रेस में, सीएम की दौड़ में शामिल है और कल 2 पर्यवेक्षक बेंगलुरु जाएंगे। कमलनाथ को पर्यवेक्षक बनाया गया है, यानी सुपरविजन के लिए कमलनाथ को यहां पर जिम्मेदारी दी गई है और राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब तस्वीर काफी हद तक पूरी तरह से ही साफ कही जा सकती है। जिस तरीके से कमलनाथ को पर्यवेक्षक यहां पर बना दिया गया है और अब कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर भी सताने लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई है। तो कर्नाटक में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो डीके शिव कुमार सीएम पद की रेस में बड़े दावेदार बन गए हैं। सिद्धारमैया भी सीएम की दौड़ में शामिल है। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ऑफिस की सीधी तस्वीरें हैं। इससे पहले आपने देखा था कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए थे। दरअसल पंजाब की जालंधर लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आए और इसमें बम्पर जीत आम आदमी पार्टी की हुई है और कहीं ना कहीं ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए क्योंकि पटाखों की गूंज यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर खुशी का माहौल नजर आ रहा है और तीसरी तस्वीर जीत के लड्डू एक दूसरे को, जो विधायक हैं, जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वो नजर आ रहे खिलाते हुए। समर्थकों में भी भारी उत्साह इस दौरान देखने को मिल रहा है और जीत को लेकर जो जश्न की तस्वीरें हैं वो अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में भी भंगड़ा पाते हुए लोग नजर आ रहे हैं और ये जश्न की तस्वीरें इसीलिए क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको जश्न की दिखा रहे हैं। पंजाब की भी तस्वीर आप देखिए और यहाँ पर जीत के लड्डू। अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस की भी तस्वीर है। कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनमें भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के विधायकों में भारी जो जश्न है वो देखने को मिल रहा है। पंजाब की बात करते हैं तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर ही जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। निकाय चुनाव का जिक्र करते हैं तो निकाय चुनाव में लगातार बीजेपी भारी बहुमत से आगे नजर आ रही है। तो लगातार इस पर क्योंकि तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसी पर चर्चा के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से मनोज यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसएनजी बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन शुरुआत में बीजेपी के साथ ही करना चाहूंगी क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि एक भारी उपलब्धि बीजेपी के हाथ लगती हुई। नगर निगम चुनाव को लेकर अगर मेयर पद के प्रत्याशी की बात करते हैं तो यहाँ पर 17 के 17 यानी क्लीन स्वीप में नजर आ रही है बीजेपी। क्या कहिएगा एसएनजी? चुनाव में जो जीत हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत है, यूपी की जनता की जीत है और उन कार्यकर्ताओं की जीत है जो 24/7 आवर जनता के बीच में रहते हैं। प्रदेश की जनता ने सपा को नहीं सुरक्षा को अपनाया, प्रदेश की जनता ने दंगा नहीं दीपोत्सव को अपनाया। आज की जीत ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के कार्य किए उस पर जनता ने अपना मुहर लगा के पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। और कुछ ऐसे लोग जो कूड़े का चुनाव करते थे, जो कहते थे कि हम चुनाव में जाएंगे ही नहीं, ये मेरे हैसियत का चुनाव नहीं, ऐसे लोगों को जनता ने हैसियत दिखाते हुए पुनः भारतीय जनता पार्टी का बहुत सुंदर कमल उत्तर प्रदेश में खिला दिया। आज देखिए 2017 से लगातार जैसे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, 22 में भी जब हम चुनाव में जा रहे हैं जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। जनता विश्वास इस विकास पे दिखा रही है। इसी विकास और भरोसे पे आज जनता ने विश्वास दिखाया है। जो हम सड़कों के जाल के लिए, जो बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के कार्य हम उत्तर प्रदेश के विकास, समृद्धि और खुशहाली के लिए किए हैं, उस पे जनता ने अपना भरोसा और मत दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी पे अपना विश्वास दिखाया। दूसरा आप देखेंगे रामपुर का किला एक बार पुनः ढहता हुआ दिखाई दे रहा। आपके चैनल के माध्यम से बताया गया कि रामपुर में भारतीय जनता पार्टी का भी
का सुंदर कमल खिल गया है। और जो लोग कहते थे कि रामपुर हमारा किला है, बार बार उस किले को जनता ढहा के कह रही कि कोई किसी का किला नहीं, लोकतंत्र में सब जनता जनार्दन होती है और सब किला जनता का है। जनता जिस पे आशीर्वाद बरसाए उसको स्वीकारना चाहिए। जनता ने जितना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पे दिया है, आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं इस पैनल में, लेकिन दिलीप जी, मैं आपका विश्लेषण भी इसमें जानेंगे कि आपका विश्लेषण क्या कुछ इन रुझानों को लेकर, इन नतीजों को लेकर कहता है। लेकिन उससे पहले मैं जरा मनोज यादव जी के पास जाना चाहूंगी। मनोज यादव जी, ये निकाय चुनाव को लेकर आपका रिएक्शन क्या है? समाजवादी पार्टी पूरी आश्वासन के साथ उतरे थे अखिलेश यादव, तमाम मुद्दों को उठाया गया था कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है यहाँ पर। अगर बीजेपी की तरफ से बात की जाए तो उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुद्दे कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। मनोज जी, चुनाव लड़ा 2023 के नगर निकाय उत्तर प्रदेश का, लेकिन बीजेपी ने गैर मुद्दों पे चुनाव पहुंचाया, इसमें दो राय नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी की मौजूदा सरकार से कि आप दूसरों को दूसरे का हक देने में इतने कंजूस क्यों हैं? अभी यशवंत सिंह कह गए स्वार में कमल खिल गया। अरे कमल नहीं खिला, आपके गठबंधन के साथी हैं, उनकी पार्टी ने चुनाव जीता है। कम से कम इतना ना छोटा लेकर के राजनीति किया करिए कि अपनी छांव के नीचे सबको दबाते चले जाइए। इतना शब्द कहने में क्या बुराई कि आपके गठबंधन के साथी ने जीता है, इसको अपना दल एस कहते हैं, अनुप्रिया पटेल। अब इतना कहने में आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई कंजूसी करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी और आपका चैनल जिस तरीके से बात बता रहा है कि बीजेपी ने बिल्कुल कमाल कर दिया, निश्चय ही उत्तर प्रदेश में जो 17 सीटें नगर निगम की थी, महापौर की थी, उन पे बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन इतना ही उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाएं हैं 199, 544 नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं और हजारों की तादाद में पार्षद और सभासद के प्रत्याशी हैं। इन सब का जब डेटा आप उठा के देखेंगी तो समाजवादी पार्टी बीजेपी से लड़ती हुई नजर आ रही है और जबरदस्त जनता का हमको माहौल मिला है, जनता का सपोर्ट मिला है और प्रत्याशी भी हमारे जीत रहे हैं। तो 19 का आंकड़ा छूती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच मैं आपको रोकना चाहूंगी मनोज जी, इस बीच बड़ी जानकारी, यूपी में जबरदस्त भगवा लहर कायम है और इस वक्त ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे कि यूपी के सभी 17 निगम बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। क्लीन स्वीप इसे कहा जा सकता है कि मेयर चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप के साथ आगे बढ़ती हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बम्पर जीत इसे कहा जा सकता है क्योंकि उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया है। और पिछली बार की बात करें तो यूपी में जबरदस्त भगवा लहर अभी भी कायम है और अगर इसे बीजेपी की आंधी कहा जाए यूपी में तो वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं होगा। यूपी के सभी 17 निगम बीजेपी जीत चुकी है। क्लीन स्वीप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करिश्मा बढ़ा है और उनकी जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दें इसी से जुड़ी हुई कि लखनऊ की बात करें तो बीजेपी मुख्यालय पर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है और इजाफा सुरक्षा व्यवस्था में कर दिया गया है। पीएसी और पुलिस बल को तैनात सुरक्षा के लिहाज से कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, निकाय चुनाव में बम्पर जीत की तरफ अब बीजेपी लगातार बढ़ रही है। क्लीन स्वीप बीजेपी मेयर चुनाव में और मेयर पदों पर अगर बात करें कुछ ही देर में बीजेपी कार्यालय में जश्न की तस्वीरें भी सामने आएंगी तो वो भी अब आपको दिखाएंगे। कार्यालय के सभी गेट पर पुलिस पीएसी तैनात कर दी गई है। और मनोज जी, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि भाई नगर पालिका भी है तो नगर पालिका का भी जिक्र कर लिया जाए तो 52 सीटें, बसपा 13 सीटें, कांग्रेस 3 सीटें और अनेक क्षेत्रीय दल 12 सीटों पर, यहां पर भी तो आप टक्कर देते हुए तो कम से कम नजर नहीं आ रहे हैं मनोज यादव जी। नहीं, बिल्कुल टक्कर देते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन आप हमारी परफॉर्मेंस को नगण्य नहीं कर सकती हैं। और अगर नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को देखेंगे तो नगर पंचायत के अध्यक्ष का मैं रिजल्ट दूसरे चैनल पे एक देख रहा हूं जहां पे जितना बीजेपी की संख्या है उसके बराबर लगभग निर्दलियों की संख्या है 544 में से। और समाजवादी पार्टी के भी 80 से ज्यादा नगर पंचायत अध्यक्ष जीत की तरफ अग्रसर हैं। 164 के आसपास निर्दलीय जीत रहे हैं, उसमें तमाम सारे राजनीतिक दलों के लोग हैं। बसपा का भी प्रदर्शन है, कांग्रेस का भी प्रदर्शन है। तो ये आप ओवरऑल अगर 17 नगर निगम जीत के आप ये कह रहे हैं बीजेपी जीत गई बम्पर, तो ये फिर आपको मुबारक और बीजेपी को मुबारकबाद।
नहीं हमें तो हजारों मुबारकबाद पार्षद नहीं हैं, दीजिएगा ना हजारों सर। सभासद नहीं हैं, हमारा सबके काम परिणाम सिर्फ आ जाने सवाल दीजिए। करना और आंकड़ों के आधार पर हम सवाल करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक पक्ष की तरफ बात कर रहे हैं। बहरहाल दिलीप यशवर्धन जी, ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि क्लीन स्वीप यहाँ पर मेयर पद के प्रत्याशियों के द्वारा हम देख रहे हैं कि एक बम्पर जीत, और इसे क्या माना जाए, क्या स्थानीय मुद्दों में लोग आश्वस्त नजर आए हैं? क्योंकि स्थानीय मुद्दे यहाँ पर उठाए जाते हैं ऐसे चुनावों में, तो क्या ये समझा जाए कि विकास जिस तरीके से यहाँ पर चल रहा है, जिसके दावे वादे तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता नजर आते हैं करते हुए, उनसे संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं कि, और यही वजह है कि मेयर पद पर क्लीन स्वीप करती हुई बीजेपी? पार्टी से बात होगा, एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी जीती है, बहुत बहुत बधाई, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जो नगर निगम के मुद्दे होते हैं, नगर निकाय के मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर चुनाव जीता गया है, तो मैं इस बात को फिर उसका पहला कारण कि नगर निगम और नगर निकाय के मुद्दों का तो जिक्र कभी किसी की पॉलिटिकल रैली और स्टेटमेंट में आया ही नहीं। किसी ने ये जिक्र नहीं किया कि नगर निगम की स्कूल इतने बढ़िया चल रहा है, वहाँ से मेरिट स्टूडेंट निकले हैं, जो नगर निगम की मेन काम है। उसके बाद नालियों की बात किसी ने नहीं करी, जल भराव खत्म हो गया है शहरों में, ये किसी ने नहीं बताया, ना सत्ता ने ना विपक्ष ने। सड़कें कितनी अच्छी हैं, सड़कों की लाइटें कितनी अच्छी हैं, क्या इन मुद्दों को आपने कभी सुना था? नहीं सुना था। इन मुद्दों पर चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव ओवरऑल मुद्दे से हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 विधानसभा चुनाव से उत्तर प्रदेश में काबिज है, और योगी आदित्यनाथ जी का एक जादू चल रहा है, उनका बुलडोजर चल रहा है, अतीक अहमद मारा गया है, ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिसने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बल दिया है। लेकिन इस बात को फिर से नकारूंगा कि नगर निकाय के मुद्दों पर ही चुनाव नहीं जीता गया है, बट हाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के और ठीक है। और इसी आंकड़े के साथ एक में रिएक्शन मनोज यादव जी के बाद एसएन जी से लेना चाहूंगी। एसएन जी, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि चाहे नगर पालिका का हम जिक्र कर लें या फिर मेयर पद के प्रत्याशियों की जीत का जिक्र कर लें, तो एक क्लीन स्वीप के साथ जो बीजेपी बढ़त बताती नजर आ रही है, क्या माना जाए, क्या विपक्ष उन तमाम मुद्दों को आपके खिलाफ उठा नहीं पाया क्या, या फिर आपने अपने मुद्दों पर, जिस तरीके से अभी दिलीप जी जिक्र भी कर रहे थे कि आप लोगों ने स्थानीय मुद्दों पर तो चुनाव लड़ा नहीं, उनका जिक्र तो हुआ नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो अन्य मुद्दे थे उन पे भी कहीं ना कहीं आप प्रभाव डालने में कामयाब रहे? मनोज जी के भी बात का जवाब देता हूँ। मनोज जी जो आरोप लगा रहे थे चैनलों पर और भारतीय जनता पार्टी पे, तो 2017 से लगातार अगर जो भी जीतेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, निश्चित तौर पे चैनल के लोग उसी को दिखाएंगे, और बधाई भी जनता का भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, चाहे वो 17, 19, 22 और 23 का जो चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो दिखा रही है। और नगर निगम अगर आपको छोटा लग रहा है, कूड़ा वाला चुनाव लग रहा है, नगर पालिका 199 आपको छोटा लग रहा है, केवल नगर पंचायत लेकर बैठे हैं, तो आपको बधाई के पात्र हैं। हम भी मिठाई खाएंगे जहाँ जहाँ भी आप जीते, और हमारी भी मिठाई आप खाइए, इसमें वैमनस्यता नहीं है, अपनी वैमनस्यता को त्यागिए। रही बात हमारी नीतियों की, तो हम अपने नीतियों के नाते ही लगातार जीत रहे हैं, और आप अपनी नीतियों के नाते हार रहे हैं। अब हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक या वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने कहा कि हम कहीं चर्चा नहीं की, ऐसा हम फिर भी आपकी बात को नकार नहीं रहे, हम किसी बात की बात को नकारते नहीं। अगर वाराणसी की रैली में जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे वरिष्ठ जो भी पदाधिकारीगण, मंत्रीगण, वो सब ये बताते हैं कि यहाँ पे भव्य काशी कॉरिडोर का डेवलपमेंट किया। जब हम प्रयागराज में जाते हैं तो वहाँ कुंभ का भी जिक्र करते हैं, सहारनपुर में आते हैं शाकंभरी देवी का भी जिक्र करते हैं, और अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का, मेरठ में आते हैं तो रैपिड रेल का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो जनता को जाके पसंद। अच्छा एसएन जी, अब कर्नाटक पर क्या कहिएगा? कर्नाटक पर कहाँ आप पीछे रह गए हैं? कौन से ऐसे मुद्दे, क्योंकि आपने छोड़ा तो कुछ भी नहीं था वहाँ पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर आप बजरंग बली तक पहुँच गए थे, भगवान हनुमान को आप साथ ले आए थे। इसके अलावा अगर हम 4% मुस्लिम को आरक्षण बंद किया जाएगा, इसका भी जिक्र किया था, तो आप लोगों ने पूरा समीकरण बिठाने की कोशिश तो भरपूर की, लेकिन उसका फल नहीं नजर आया। नहीं, बिल्कुल। और एक कहावत है कि देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भागते दुख भोग पछताते नहीं। मैं तो कहूँगा उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, और कर्नाटक में भारत का लोकतंत्र जीता है। वो लोकतंत्र जिसकी हत्या बताते थे राहुल गांधी विदेशों में जाके कि लोकतंत्र करें। अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीतती तो निश्चित तौर पे ईवीएम पर सवाल नहीं होता। इसके पहले भी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहां ईवीएम जीत जाता है।
और लोकतंत्र की हत्या हो जाती। मैं कह रहा हूँ निश्चित तौर पे आज भारत का लोकतंत्र जीता है कर्नाटक में, और उस लोकतंत्र को ठीक है। भारतीय जनता पार्टी बधाई देती है। और मैं ये चीज कहूंगा कि देखिए, ये लोकतंत्र के माध्यम से ही चुनाव होता है और ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि सभी ठीक है एसएन जी। मनोज यादव जी सहमत हैं क्या आप? नहीं, देखिए, गुजरात के चुनाव में किसी ने ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठाया। मुझे नहीं लगता कि किसी ने कुछ बोला, और भी इससे पहले जो चुनाव हुए उस पर भी कोई सवाल नहीं उठा। लगातार विपक्ष इस बात में मौजूदा सरकार का सहयोग कर रहा है, पारदर्शिता की बात कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है, चुनाव में जो अनियमितताएं हैं उन पे बात कर रहा है। तो ये हमको नहीं लगता कि कोई गुनाह विपक्ष कर रहा है। और अगर आप बेहतर परिणाम लेके उत्तर प्रदेश में आए हैं तो दिलीप वैष्णव जी ने बात को रखा, क्या बात गलत है भाई? आप अभी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, हम कॉरिडोर की बात ही नहीं कर रहे हैं। नगर निगम का चुनाव था, योगी आदित्यनाथ जी को ध्यान आकर्षित कराना चाहिए था कि हमने डेंगू के इतने मामले कम कर दिए, हमने सीवर की सफाई कर दी, हमने नाले साफ कर दिए, हमने नाली बना दी, हमने खड़ंजा कर दिया, हमने पार्क सही कर दिए, हमने नालियों को जो चौक थी उनको साफ कर दिया, नालों को साफ कर दिया, नदियों को साफ कर दिया, प्रदूषण को सही कर दिया, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण, सारे प्रदूषणों को जो निगम का। ठीक है मनोज जी, ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास, आप बने रहिएगा। लक्ष्मी राज जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी राज जी, क्लीन स्वीप के साथ बीजेपी मेयर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, क्या कहिएगा? पहला रिएक्शन आपका। पार्टी आगे चारों तरफ आगे बढ़ रही है, वो चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत का हो, चाहे नगर पालिका का हो। लगातार आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी के कामों को मुहर लग रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार जनता के साथ काम करते दिखाई देते हैं, उसका परिणाम है आज। नहीं, लेकिन इस जीत का अगर आप श्रेय देंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तो चलिए लड़ा गया, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की भी जीत इसे माना जाए? क्योंकि लोगों के बीच में वो भी संपर्क साधते हुए नजर आए। हाँ, मैं विधानसभा क्षेत्र सिकंदराबाद से आता हूँ और मेरे यहाँ जिसको हम निकाय को जीते नहीं, और इस बार हमने इतिहास दर्ज किया, 1302 वोटों से जीत के आए। हमारा प्रत्याशी रोहित एक सामान्य परिवार से आर्थिक रूप से भी कमजोर था, लेकिन जनता ने उसको पैसे देकर सहयोग करके उसको चुनाव लड़ाया, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और जनता ने मिलकर उसको प्रचंड जीत दी है। लक्ष्मीराज जी, अगर हम बात करें, जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की, अगर हम ओवरऑल बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई है, और 2024 की जो पटकथा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रची जा रही है, और जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल अगर हम पूरे चुनाव की बात करें? जनता की जीत है, और ये भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी जो काम कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं प्रदेश में, उसकी जीत है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लगातार विधायक, सांसद, मंत्री लगातार क्षेत्र में रहते हैं, जनता की बात सुनते हैं और जनता के लिए हर समय खड़ा रहते हैं। और आपने कोरोना का समय भी देखा, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीति के लिए नहीं आए, सेवा के लिए भी आए। हम लोग राजनीति को पहले नहीं, देश को पहले मानने वाले लोग हैं। चलिए, इसीलिए हम लोग लगातार जनता के बीच रहकर, सामान्य रहकर और जनता की बात सुनकर उनको पूरा करते हैं। और जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती है, हम लोग लगातार नीचे तक जो बात है, जो बात है वास्तव में वहां तक पहुंच रहे हैं। वो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे सड़कें हो, चारों तरफ विकास की जो बह रही है, बिहार बह रही है, उसका परिणाम है लगातार। और जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की, ठीक है, लोग पसंद कर रहे हैं। आज रात को 12 बजे 2 बजे कोई महिला, कोई पुरुष अपनी स्कूटी में, गाड़ी में चाबी लगाता, कहीं भी चल देता है। आज से पहले की बात करूं तो डरते थे लोग निकलने में। आज कानून का राज है। ठीक है, ठीक है, काम कर रहा है। चलिए लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चर्चा भी हम लगातार कर रहे हैं, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। यूपी निकाय चुनाव के परिणाम जिस तरीके से निकलकर सामने आए हैं, पार्टियों के प्रदर्शन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, दिलीप यशवर्धन है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभा रहे हैं। एसएन सिंह बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ मनोज यादव सपा के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, और जिस तरीके से निकाय चुनाव में पार्टियों के प्रदर्शन की हम बात करें तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन यहां पर किया है। ऐसी उम्मीद आपको भी नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का प्रदर्शन करके दिखाएगी, जैसे कि हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। और आज जिस तरीके का प्रदर्शन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है, और बार बार ये कहा जा रहा था कि ये जो चुनाव है उसे 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, ऐसे में
भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन कितना रोल अदा करेगा? सब कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर ग्राउंड लेवल से बूथ लेवल से लेकर पीसीसी तक जो काम किए और एआईसीसी के सभी नेता लोग एकजुट होकर जो काम किए उसका नतीजा है। किसी और के बारे में अब इस वक्त मैं बोलना नहीं चाहता। हमारे पास एक प्रोसीजर होता है कि कहीं भी राज्य में कभी भी इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग उस एक प्रोसीजर के तहत ही करते हैं। यहाँ के एमएलएज की मीटिंग बुलाते हैं, ऑब्जर्वर सेंट्रल ऑब्जर्वर जाते हैं, जाने के बाद वहाँ का जो ओपिनियन आएगा, जो कंसेंसस बनेगा वो हाईकमांड को बताएंगे। हम लोग उसमें सभी रहेंगे, राहुल जी रहेंगे, सभी लोग मिलके निर्णय वो लेंगे। वो बाद में की बात है। अब यही ठहरे ऐसा निर्णय कोई भी नहीं लेता, नहीं लिया। मेरे को 52 साल से इसका एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए कृपया करके ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए। Many times they blamed the Congress leadership for losses. Now do you take this as your win, sir, being the president? Don't put what you call your words in my mouth. तो अरे अब जीते हैं, अच्छा माहौल है, इसको रखो। आपको भी अच्छा होता, नहीं तो आपकी जबान बंद हो रही थी। अब देखिए ये जीतने के बाद आपकी जबान भी खुल जाएगी। सर कब तक आएगा सर? प्रियंका गांधी जी की कब होगा सर? ಒಂದೆರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲಿದು ಒಂದೆರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಕನ್ನಡ? सर आपके एमएलए को यहीं पे रखेंगे सर, बेंगलुरु नहीं रखेंगे? आपके एमएलए को बेंगलुरु नहीं रखेंगे? देखो वहाँ रखना यहाँ रखना कोई बात नहीं है। अब हमारे एमएलए उतने सक्षम है, यूनाइटेड है और कमिटेड है। उनको यहाँ पार्टी मीटिंग के लिए बुलाते हैं, कैसा करना क्या करना उनकी भी राय लेते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं छुपा के रखना, उधर भेजना, ये नहीं है। तो ಇದು ಒಂದೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಮೊದಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ। ಏನಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಎಮ್ಎಲ್ಎಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ। ಆ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇರ್ತೀನಿ। ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೀತದೆ। सर बैलेट पेपर आला कमान तो आप ही हैं, आला कमान तो आप ही हैं सर। बैलेट पेपर बैलेट पेपर वोटिंग आगता मुख्यमंत्री सर आपके ऑब्जर्वर कौन रहेंगे सर यहाँ के लिए, कर्नाटक के लिए? अगर वो तुम्हारे सामने बोला तो मेरा क्या है? तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस ने परचम लहराया है उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी प्रतिक्रिया यहां पर देते हुए नजर आ रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जीत का माहौल है, जीत का जश्न यहां पर पार्टी मना रही है। अभी तमाम चीजों पर बात करने से ज्यादा बेहतर है कि जीत का जश्न यहां पर मनाया जाए। फिलहाल मनोज यादव जी का रुख करेंगे, सपा के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, माफी के साथ जिस तरीके से मुझे बीच में आपको रोकना पड़ा, और आप समझते होंगे कि आज जिस तरीके का दिन है, प्रतिक्रियाएं लेना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और दर्शकों तक वो प्रतिक्रियाएं नेताओं की पहुँचाना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे कि किस तरीके से देख रहे हैं सर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है ऐसी उम्मीद आपको भी नहीं थी, क्योंकि हम पहले भी कई बार इस बारे में चर्चा कर चुके हैं और 2024 के लिए सेमीफाइनल के तौर पर निकाय चुनाव को देखा जा रहा था। अब क्या रणनीति रहने वाली है आने वाले चुनावों के मद्देनजर और कैसे देख रहे हैं आप? साहिल जी, मैं कुछ मूलभूत बातें रखूंगा और जी डेटा रखूंगा जी। कौन कितना अच्छा रहा। नगर पालिका की 199 सीटें हैं, 97 पे समाजवादी बीजेपी की बढ़त है और विपक्ष की जितनी टोटल सीटें हैं, समाजवादी 36,
बसपा 19, कांग्रेस 4 और निर्दलीय 43 जी। 43 जी। यानी 92 सीटों पे विपक्ष को बढ़त है और हाँ, 97 पे बीजेपी को बढ़त जी है। जी। नगर पंचायत की अध्यक्ष की 544 सीटें हैं, 174 पे बीजेपी की बढ़त है और अगर इसके अगेंस्ट में देखा जाए विपक्ष 274 पे बढ़त है। हाँ। और 17 सीटों की बात की जाए तो 17 सीटों पे बीजेपी की बढ़त है नगर निगम में। हाँ। और इसमें हजारों पार्षद और सभासद के भी प्रत्याशी बिल्कुल, हैं बिल्कुल। पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसका डेटा किसी चैनल पे अभी नहीं चल रहा है। तो इन सब के जब आप परिणाम देखेंगे तो आपको कहाँ इसमें लहर लग रही है? देखिए, हमको तो कोई लहर नहीं लग रही है। डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है। जिस नगर निगम पे इनका कब्जा है वो हमेशा से कब्जा रहा है। जब हमारी सत्ता थी, बसपा की सत्ता थी, तब भी इन्हीं का ज्यादातर कब्जा था। तो मुझे कुछ ऐसा अमूलचूल परिवर्तन नहीं दिख रहा है। अपितु इसके अगर आप अपवाद स्वरूप अलग से डेटा देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने नगर निगम में, नगर पालिका में और नगर पंचायत और पार्षद और सभासद के प्रत्याशियों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। वो कंपैरेटिवली पुराने डेटा से जब आप मैच कराएंगे तो ये पाएंगे कि समाजवादी के परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी हुई है। वो शाम तक या कल सुबह पेपरों तक पूरा एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा। उस आधार पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जमीन पे मेहनत कैसे की और उसके अपेक्षा परिणाम कैसे आए। ठीक है मनोज जी। 14 नगर निगमों में बीजेपी का था, 1 पे हमारा था। जी मनोज जी, मैं आपकी बात से अग्री करता हूं काफी हद तक, लेकिन एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पूरे विपक्ष को एक साथ लेकर बात कर रहे हैं। आप ये भी तो देखिए ना सर। और दूसरी तरफ मेरा सवाल ये था कि जैसे हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमने चुनाव से पहले भी चर्चा की है, हमने चुनाव के बाद भी अब हम चर्चा कर रहे हैं और आप काफी समझ भी रखते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी से ऐसे प्रदर्शन की क्या आपने उम्मीद की थी जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है? पहले तो आप ये क्लियर कर दीजिए। नहीं, मैं उम्मीद करता था कि अगर बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है तो उसको 80-20 का रेशियो होना चाहिए था। 80% सीटें बीजेपी को मिलनी चाहिए थी और 20% विपक्ष को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये है ही नहीं है। अच्छा, तो 50-50 से भी चलिए सर, ठीक है। बात तो आपने बहुत ही अलग तरीके से इस पूरे एंगल को बहुत अच्छा घुमाया आपने, लेकिन ठीक है, मैं समझ सकता हूं क्योंकि हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि बातों को तो इधर से उधर करना आप बखूबी जानते हैं। लेकिन सर, मेरा सीधा सवाल ये है, 2024 के लिए सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और सेमीफाइनल में इस तरीके का प्रदर्शन अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो जरूर अपग्रेड होगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों की हम बात करें तो चिंता का विषय तो है सर, और सोचना भी पड़ेगा, रणनीति भी मजबूत करनी पड़ेगी। ये आपका शानदार सवाल है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। लड्डू नहीं खिला सकता क्योंकि बहुत दूर हूँ, नोएडा आऊंगा तो लड्डू भी खिलाऊंगा। मनोज जी माफी के साथ वापस लौटूंगा। मनोज जी माफी के साथ वापस लौटूंगा। राहुल गांधी की सीधी तस्वीरें कर्नाटक में जीत के बाद। राहुल गांधी हेलो, वो ढोल बंद करा दो। राहुल जी जिंदाबाद। What is this camera? Take it there. No. कर्नाटक में जीत मिलने के बाद भारी उत्साह कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिल रहा है। और ये कहीं ना कहीं बम्पर जीत, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ से
हासिल की गई है और तमाम मुद्दों को लेकर, क्योंकि ये बड़ी जीत इसको सेमीफाइनल के तौर पर लोकसभा चुनाव के से पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हो जाते हैं ये काफ़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि इसको सेमीफाइनल के तौर पर कांग्रेस देख रही है। लेकिन इसी बीच 2024 का टोन क्या दक्षिण में सेट कर दिया गया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अब से कुछ ही देर में, क्योंकि राहुल गांधी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसमें तमाम जो कद्दावर नेता है, पवन खेड़ा को आप देख पा रहे हैं, तमाम दक्षिण के जो कद्दावर नेता जो अपने आप में मजबूती रखते हैं वो भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम मिथकों को तोड़ते हुए ये जो हम रुझान लगातार दिखा रहे हैं, नतीजे लगातार दिखा रहे हैं कि 135 पर कांग्रेस है और भारी, अगर हम जादुई आंकड़ा भी पार कर चुकी है, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है। और ये जो आत्मविश्वास है, ये जो खुशी है, ये राहुल गांधी के चेहरे पर, उनके हाव भाव में, उनके बॉडी जेस्चर पर नजर भी आ रही है। वो संबोधन करने चले हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। कर्नाटक में मिली जीत के बाद राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब होंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे। तमाम कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। एक बड़ी जीत यहां पर कांग्रेस को मिली है कर्नाटक में और काफी महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। 2 मिनट। हाँ, नमस्कार। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। दरअसल कर्नाटक में भारी जनादेश के बाद लगातार वो तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि नफरत का बाजार बंद हुआ, लेकिन मोहब्बत की दुकानें जो हैं वो अब खुली हैं और इसी तरीके से बेहतर प्रदर्शन अब कांग्रेस करेगी। लगातार हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। मनोज यादव जी, यूपी का रुख करते हुए उसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे और क्योंकि प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जनता तक पहुंचाना। आप अपनी बात अब पूरी कीजिएगा। देखिए, मैंने जो बातें और जो डेटा रखा, अमूमन सारा मीडिया उत्तर प्रदेश को 17 नगर निगमों में देख रहा है। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति और पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं पूरे नीचे तक सेगमेंट जो सभासद होते हैं, सबसे छोटी इकाई नगर निकाय की सभासद की है, जो वार्ड का एक सदस्य होता है,
वहां से लेके और यहाँ तक अगर मैं देखता हूँ तो समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में सरकार से लड़ती हुई नजर है। मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा मायावती जी को, और बीजेपी से भी मैं अपील करूंगा कि मायावती जी को वो धन्यवाद दें, क्योंकि उनका बड़ा योगदान रहा उनके 17 नगर निगमों में क्लीन स्वीप करने का। लास्ट में जहां से वो 12-16 हजार वोटों से आगे थी, वहां भी वो पीछे हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए रास्ते खोदे थे, गड्ढे खोदे थे, तो उनको भी गड्ढे में ही गिरना। लेकिन मनोज जी, राजनीतिक एक बिसात होती है सत्ता लेकिन से ये जो क्लीन स्वीप है इसका कारण क्या है? मनोज जी, ये जो क्लीन स्वीप है इसका कारण क्या मानते हैं? कहां पर कमी रह गई है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की? हाँ, क्योंकि बीती दफा भी हमने देखा था निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई थी, और इस बार भी हम वही देख रहे हैं। नहीं, मैं कारण ही बता रहा था। आपने सवाल पूछ लिया, आपको पुनः बधाई, धन्यवाद। जो मायावती जी ने जिस तरीके से नगर निगमों में महापौर के टिकट का वितरण किया, वो बीजेपी के मौजूदा पूरे सिस्टम को सूट करता है। और बहन जी ने ही, इकलौती राजनीतिक दल है, बहन जी ने ही सबसे ज्यादा उस तरह के टिकट बांटे जिससे कि बीजेपी की राहें आसान। मैं कांग्रेस को धन्यवाद दूंगा। कांग्रेस ने बहुत हद तक प्रयास किया कि बीजेपी से कैसे जीता जाए, प्रयास किया, धन्यवाद। हमारा कोई उनसे कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई रणनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से हमारी कोई बात नहीं थी, फिर भी वो जानते हैं कि हमको कैसे लड़ना है। लेकिन बहन जी ने और बसपा ने ये दिखाया कि देखो हम कैसे विपक्ष की ताकत को कमजोर कर देंगे और बीजेपी के लिए रेड कॉर्पेट बिछवा देंगे। हम उनको पुनः बधाई देंगे और उन तमाम सारे वोटर्स का मनोज जी एक बार फिर माफी के साथ आपको रोकना होगा यहाँ पर। केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं एक बार। कर्ता को हृदय से अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सुशासन और विकास का पक्ष लिया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी और संगठन के कुशल शिल्पी के रूप में जो पूरा संगठन का सिस्टम इस चुनाव में दिन रात परिश्रम किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर निगम में कमल खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो गया है और नगर निकाय चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं उससे मैं यह कह सकता हूं कि वर्तमान भी भाजपा का है और भविष्य भी भाजपा का है। डबल इंजन की सरकार की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार नगर निकाय क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करेगी। जो वादा किया है वो निभाएंगे। जनता के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो भी बड़े से बड़े कदम उठाने होंगे वह उठाएंगे और नगर क्षेत्रों का विकास भी सभी प्रकार से अच्छा हो, इसका प्रयास करेंगे। और यह मैं कह सकता हूं कि सपा बसपा कांग्रेस को यूपी की जनता ने नकार दिया। तो इसके सारे बताने होंगे तो जनता की उसमें भरोसा बना रहे, तो कैसे देखते हैं? देखिए, ये मैं पहले भी कहता था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं जब वो जान रहे हैं कि उनकी चुनाव में पराजय है, क्योंकि कोई गुंडागर्दी को स्वीकार नहीं करना चाहता है, सभी लोग सुशासन और विकास का समर्थन कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले स्क्रिप्ट ऐसी तैयार की कि इस प्रकार के आरोप लगाएंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी की सारी साजिश को नगर निकाय चुनाव को होने से रोकने के लिए, नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने में बाधा डालने के लिए और फिर नगर निकाय चुनाव सही तरीके से संपन्न ना हो पाए, इस प्रकार की सब कोशिश किया। लेकिन कमल खिल गया, सपा का सूर्य अस्त हो गया, सपा की साइकिल पंचर हो गई, बसपा का भी उत्तर प्रदेश में कहीं अता पता नहीं है और कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं। इसके साथ ही एक आखिरी सवाल है कि बजरंग बली ने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया। कांग्रेस बजरंग बली से न टकराए। बजरंग बली जी से जो टकराया है वह उसका कहीं अता पता नहीं चला है। मैं इतना ही कहूँगा कि कर्नाटक की जनता का जो भी जनादेश मिला है, भारतीय जनता। तो केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे आप, और जिस तरीके से तीखी प्रतिक्रिया यहां पर देते हुए नजर आए। मनोज जी, आपने भी सुना जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य तीखी प्रतिक्रिया यहां पर देते हुए नजर आ रहे थे। क्या कहेंगे इस पर सबसे पहले? तो साहिल जी, मैं थोड़ा सा अभी मुझे एक बात ध्यान आई कि जिस तरीके से यूपी में प्रचंड जीत बीजेपी ने नगर निगम में करी है, तो सारा श्रेय योगी जी के पास है।
क्यों ना पूरा कर्नाटक में योगी जी के जिम्मे पूरा प्रचार कर देना चाहिए था। मतलब मोदी जी के जिम्मे इतना रोड शो, इतनी मीटिंग्स करी। अगर योगी जी का होता तो वहां परिणाम बदल जाता। लेकिन अब पता नहीं बीजेपी के कौन रणनीतिकार है जो ये बात ही नहीं समझ पा रहे थे कि कर्नाटक में कहाँ जाना है। खैर, ये तो मेरा व्यंग था बीजेपी पे जी, बिल्कुल। और शायद वो समझ भी गए होंगे लास्ट में। अगर बजरंग दल पे निशाना साधो, बजरंग दल पे निशाना साधो तो बीजेपी कहती है हनुमान जी पे निशाना साधो। ये मतलब इसे कहते हैं बदतमीजी की पराकाष्ठा। हम आपके एक संगठन पे बात उठा रहे हैं और आप ईश्वर को सामने खड़ा कर रहे हो। इतना नीचता की राजनीति मैंने अपने जीवन में नहीं देखी कि आप अपनी कमियों को, अपनी उन बातों को, अपने अराजकता को छुपाने के लिए ईश्वर को सामने कर देते हो। क्या गलत कहा था उस 3 इडियट की मूवी में आमिर खान ने कि उसने अपने गाल पे भगवान चिपका लिए थे कि वो कोई इसमें मुझे झापड़ नहीं मारेगा। ठीक वैसे ही तो हरकत कर रहे हैं, वही तो दिखाया जा रहा है। ठीक है मनोज जी, सबकी अपनी अपनी, हम आने वाली जनरेशन को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ ठीक है मनोज जी, बिल्कुल ना, ये संवैधानिक रूप से नहीं ठीक है। ठीक है, अपनी अपनी नहीं साहिल जी। नहीं, देखिए मनोज जी, यहाँ पर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर उस चीज से फायदा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ये कहने से गुरेज भी नहीं कर रही कि बजरंग दल जो है वो बजरंग बली का अनुयायी रहे हैं और इसलिए वो समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, इस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त जो अहम सवाल है और जो सबसे बड़ा सवाल है वो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आपको जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं वो सुना दें। अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद नहीं होगा। प्रधानमंत्री खुद डबल इंजन की बात करते रहे। तो मैं समझता हूं जो प्रचार प्रधानमंत्री की ओर से हुआ वो बिल्कुल अस्वीकारा गया कर्नाटक की जनता से, और इसलिए मेरा ये कहना है कि कांग्रेस का निर्णायक जीत प्रधानमंत्री की निर्णायक हार है। सर, अगर एनालिसिस इस बात का भी करें, अगर इस बात का भी एनालिसिस करें रिजल्ट्स में, आप लोग एक मिनट यार, दिस इज नॉट अ रिव्यू प्लेटफॉर्म। तो जयराम रमेश अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, लेकिन ऐसे में दिलीप जी, क्योंकि ये जो अगर हम निकाय चुनाव के आंकड़ों की बात करते हैं, क्लीन स्वीप, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस पर आपका विश्लेषण क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि बारीकी से आप लोग इस पर गहन चिंतन करते होंगे, एनालाइज करते होंगे। ये जो मुद्दे उठाए गए थे बीजेपी की तरफ से या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, हालांकि थोड़ा लेट लतीफ़ी के साथ प्रचार प्रसार शुरू हुआ था समाजवादी पार्टी का, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो क्लीन स्वीप का जो एक कारण है, क्या फैक्टर है, क्या कारण है? बताया था कि कारण नगर निकाय के मुद्दों को छोड़ करके बाकी सारे कारण। अभी एसएन सिंह बैठे हुए थे, भाजपा के प्रवक्ता, उन्होंने आपको बताया कि हम काशी गए तो हमने यहाँ पे ये बात करी, प्रयागराज गए तो हमने यहाँ ये बात करी, यहाँ गए तो हमने ये बात करी। उनमें से एक भी मुद्दा ऐसा नहीं था जो नगर निगम की ज्यूरिडिक्शन का। उन्होंने सारी बातें वो करी थी जो स्टेट की सरकार है, राज्य सरकार का काम है। जो नगर निकाय की सरकार होती है उसका कोई भी काम नहीं है। लेकिन सरकार बनी है तो ये मानना पड़ेगा कि हाँ सरकार बनी और जनता ने उसको एक्सेप्ट किया। उसकी दूसरा कारण ये है कि विपक्ष भी नगर निगम के मुद्दों को उठाने में फेल हुआ है। आप कोई भी पॉलिटिकल रैली उठा करके देख लीजिए, क्योंकि सत्ता जब कुर्सी पर बैठी होती है तो वो अपनी उपलब्धियां ही गिनाती। बिल्कुल, इसमें किसी की भी सरकार हो, वो भाजपा की हो, समाजवादी की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी पार्टी की सरकार होती है, जब वो सत्ता में होती है तो वो सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाती है। बिल्कुल, और दिलीप जी मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, लेकिन जरूरी है क्योंकि आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, हम पहले भी, मनोज जी भी ये सवाल कई बार उठा चुके हैं कि नगर निगम से जुड़े हुए मुद्दे तो इस बार चर्चाओं में रहे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वो मुद्दे उठाए जिसमें उसकी उपलब्धियां हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी को उन उपलब्धियों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है तो आखिर वो पार्टी इन उपलब्धियों का जिक्र क्यों नहीं करेगी? ये भी तो ध्यान में रखने वाली बात है। डेफिनेटली राजनीति में जीत का महत्व है। बिल्कुल, जीत किसी भी फंडे से मिलती है, राजनीतिक पार्टी उस फंडे को अपना लेती है। यहाँ पर सोचना समाजवादी पार्टी को पड़ेगा कि अगर सत्ता ने मुद्दों को नहीं उठाया, नहीं बताया, तो आप भी तो उन मुद्दों को उठा पाने में फेल हो गए ना। बिल्कुल, आप भी तो जनता को ये नहीं बता पाए कि सत्ता जो है वो नगर निगम के मुद्दों की बात नहीं कर रही है। नगर निगम की सरकार में ये कमियां हैं, आप भी तो उन उस कमियों को जनता के सामने लेकर के नहीं आ पाए। तो आपके कन्विक्शन में भी कमी थी, क्योंकि सत्ता ने तो अपनी उपलब्धियां गिनाई और आप उन उपलब्धियों को नकारने में अपनी एनर्जी को लेकर के चले गए, जबकि आपको करना ये चाहिए था कि जो सरकार की कमियां हैं,
जो जो जिस जिस उजागर स्तर करना के चाहिए, चुनाव बिल्कुल, उस स्तर की बिल्कुल। कमियों को सामने लेकर के आना चाहिए। हाँ, और भारतीय जनता कुल पार्टी को मिलाकर फायदा के भी देखिए मिला है, बिल्कुल सही बात है। देखिए साहिल जी, क्या होता है, हमारे यहाँ की जनता इतना जजमेंटल नहीं है जी। हमारे यहाँ हमारे बड़ी विडंबना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जी जी। हमारे देश की संसद, विधानसभा और हमारे देश का संविधान दोनों ये चाहते हैं कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन बने। भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, पहली ड्यूटी ये कहती है कि हर भारतीय नागरिक को भारतीय संविधानों का पालन करना चाहिए। अब मैं सवाल खड़ा करता हूं, कैसे करना चाहिए? किसने संविधान पढ़ाया, किसने कानून पढ़ाया? तो जनता को इतनी जागरूकता नहीं है कि नगर निकाय के लेवल की जो सरकार है उसका क्या काम है, राज्य स्तर की जो सरकार है उसका क्या काम है, और केंद्र स्तर की जो सरकार है उसका क्या काम है। बिल्कुल, ये डिफरेंशिएट कर पाने की कैपेसिटी इस देश की जनता में नहीं है। इसलिए सरकारें, राजनीतिक पार्टियां इस बात का फायदा उठाती हैं। जी, और राजनीतिक दल अगर जनता के मूड को समझ जाते हैं तो फिर उसका पूरी तरह से फायदा यहाँ पर उठाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने दिलीप जी यहाँ पर। और मनोज जी, आप भी इस बात से अग्री कर रहे होंगे, और मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था आपसे, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, क्या नहीं किया, अगर इसे हम छोड़ दें और बात ये करें कि समाजवादी पार्टी को क्या कुछ करना चाहिए था और क्या कुछ नहीं कर पाई इस बार समाजवादी पार्टी, अब आगे किस तरीके की रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी, इस पर चर्चा कर लेते हैं। इस पर क्या कहें? साहिल जी, समाजवादी पार्टी ने, जैसा कि दिलीप जी ने ये बात राइज करी कि असफल रहा विपक्ष, समाजवादी पार्टी ने सिर्फ मुद्दों पे बात करी, हमारे नेता ने मुद्दों पे बात करी, हम जनता के बीच में मुद्दों पे गए। हमें कितना सपोर्ट मिला एज ए विपक्ष, वो चाहे मीडिया हो, चाहे और तमाम सारे स्तंभ रहे हों, वहां से हमको जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, हमारे सवालों पे, जो मुद्दों पे जो बहस होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। डिबेट लगातार, बताइए चुनाव के दौरान मैंने किस पे डिबेट की? अतीक प्रयागराज, उसका भाई, उसकी पत्नी, उसका बेटा, इसी पे तो डिबेट करते बीत गया, चुनाव बीत गया प्रतिदिन। और फिर भी हम वहां पे सवाल उठा रहे थे कि हमारे ये सवालात हैं, जनता के सवालात हैं। लेकिन आपका ये सवाल बेहतर है कि 24 को लेके समाजवादी पार्टी क्या फील करती है। देखिए 80 में 80 तो हम जीतना जाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट साफ बता दूं। हमें कितनी जीतनी है और बीजेपी को हमें कितना हराना है, ये हमने तय कर लिया है। ठीक है, बीजेपी अपने 17 लेके बैठे, हम अपने गिन रहे हैं कि हम कहां जीत सकते हैं, और जहां हम जीत सकते हैं वहां हमारी कूटनीति, रणनीति वो स्पष्ट है। ठीक है। अगस्त लास्ट तक और सितंबर के पहले सप्ताह तक आप देखेंगे कि देश की राजनीति के सबसे बड़े महाकुंभ में समाजवादी पार्टी किस रोल में आती है और उत्तर प्रदेश के पूरे राजनीतिक नैरेटिव को किस साइड में लेके जाएगी, ये स्पष्ट है। आज की जीत से समाजवादी पार्टी उत्साहित है, हमारा वोट प्रतिशत बड़ा है, हमारे जो नंबर्स हैं वो बड़े हैं, हमारे सभासद, पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष बड़े हैं, हमें खुशी है। और एक बड़ी बात बता दूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत जगह प्रचार किया और बहुत जगह ऐसी सीटें थी कि हमारे ही प्रत्याशी आपस में लड़ रहे थे, एक हमारे सिंबल से लड़ रहा था तो दूसरा निर्दलीय ताल ठोक रहा था। समाजवादी पार्टी ने एक भी व्यक्ति को समाजवादी पार्टी से नहीं निकाला, और इसलिए नहीं निकाला कि सबका हक है और सबको हम हक देना चाहते हैं, और अगर किसी के अंदर रियल में ताकत है कि वो निर्दल जीत सकता है तो उसको भी मौका देना चाहते हैं, इसलिए बहुत जगह। चलिए मनोज जी, माफी के साथ चर्चा का समय हमारे पास इतना ही था, इतनी ही समय हमें अनुमति देता है कि हम इस चर्चा को इतना यहीं पर रोकना पड़ेगा हमें। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, और साफ तौर पर जो तमाम स्थितियों की बात यहाँ पर मनोज जी ने की है, अगर वो तमाम स्थितियाँ स्पष्ट होती हैं तो समाजवादी पार्टी को उसका बहुत ज़्यादा फायदा आने वाले समय में पहुँच सकता है, और 2024 में जो समीकरण है वो भी बदलते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। मनीषा। बिल्कुल साहिल, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब चिंतन का समय आ चुका है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि अगर बीजेपी के मुद्दों की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी उन मुद्दों को लेकर खेल क्यों नहीं पाई, स्थानीय मुद्दों को उठा क्यों नहीं पाई, और लोगों में उन मुद्दों का प्रभाव क्यों नहीं डाल पाई है। कहीं ना कहीं अब ये चिंता का विषय, और समाजवादी पार्टी को इस पर चिंतन और विचार विमर्श भी करना होगा। फिलहाल इस पर लगातार अपडेट आगे भी जारी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी।